दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। अजीब विडंबना है, ईडी जिसे गिरफ्तार करती है वो सरकारी गवाह बनता है और फिर गिरफ्तारी के बाद और गवाह बनने के बाद छूटने के बाद भी, यानी जेल से छूटने के बाद भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को वो 40 करोड़ रुपए का चंदा देता है। और ये सब कुछ लिखित में है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है कि उस व्यक्ति ने 40 करोड़ रुपए का चंदा गिरफ्तारी के बाद और छूटने के बाद कुल मिलाकर दिया। लेकिन जो लिखित में है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो बात उसी व्यक्ति ने अपने मुंह से कह दी उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाह रे इस देश का कानून, जहां किसी के कहने पर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री किस प्रकार से शासन जेल के अंदर से चलाएगा, इसको लेकर माथापच्ची चलती है। और चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जब लगी हो, उस दौर में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती हो, यानी तमाम राजनीतिक दलों को व्यवस्था की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, उस दौर में विपक्ष की कई पार्टियों को एक के बाद एक, पहले हेमंत सोरेन और फिर अरविंद केजरीवाल, वैसे उनके दो लेफ्टिनेंट, उनकी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में है और आगे पता नहीं चुनाव तक कितनों का नंबर आ जाएगा। इसी लिखत की बजाय कहे गए बात पर, मौखिक बयान पर, और मौखिक के बाद यदि लिखित बयान भी है तो बिना किसी सबूत के बयान पर, क्या है यह पूरा मामला और किस प्रकार से लिखित वाले व्यक्ति ने कितना पैसा किसे दिया, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं, उस पार्टी से कोई पूछताछ नहीं, उस पार्टी के नेता से कोई पूछताछ नहीं, लेकिन जिसके बारे में सिर्फ कह दिया, कोई सबूत नहीं दिया। फ्री का दिया हुआ मुंह है भगवान का, हमें आपको सबको फ्री में भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, तो मुंह से बोल दिया। अब जितनी रकम मुंह से निकल जाए, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ बोल दिया, लिखवा दिया, उस आधार पर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई। इस पूरे मामले को समझते हैं कि मामला क्या है। 21 नवंबर 2021 इस दिन दिल्ली की लिकर पॉलिसी को मंजूरी दी गई। दिल्ली की नई शराब नीति पुरानी शराब नीति से कुछ अलग थी और उसके बाद इस शराब नीति को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के बाद जुलाई 2022 में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने उस शराब नीति को रद्द कर दिया। उसके बाद जांच की जरूरत केंद्र सरकार को लगी, जांच शुरू हुई और उस जांच में सबसे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके नाम यदि आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मंगूटा रेड्डी, आंध्र के व्यवसायी और नेता, श्रीनिवास उल्लू रेड्डी, आंध्र के व्यवसायी और नेता, ठीक इसी तरह से पी शरद चंद्र रेड्डी, पिनाकी शरद चंद्र रेड्डी, अरविंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के नाम से कंपनी चलाने वाले, और इसके साथ साथ दिनेश अरोड़ा जैसे व्यवसायी, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्राइमरी चार्जशीट भी फाइल हुई। प्राइमरी चार्जशीट में याद रखिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनता है, अप्रूवर बनकर जमानत पा जाता है, जेल से बाहर आ जाता है और वो नाम लेता है कि इसने पार्टी के फंड के लिए, गोवा चुनाव के लिए या किसी और मामले में कथित तौर पर कुछ करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को देता है, संजय सिंह को देता है, आम आदमी पार्टी को देता है। कोई सबूत उसने अब तक दिए नहीं है। उसके बाद पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। ठीक इसी तरह से 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी होती है। शरद रेड्डी की गिरफ्तारी 10 नवंबर 2022 को होती है, जो अरविंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के नाम से कंपनी चलाता है। और उसके बाद याद रखिए इस तारीख को, 10 नवंबर 2022, इसके 5 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2022 को वो 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को डोनेट करता है, यानी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर दान करता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 1 जून 2023। 1 जून 2023 को यही शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन जाता है, राउज एवेन्यू कोर्ट से इसे माफीनामा मिल जाता है और ये जेल से बाहर आ जाता है।
शरत रेड्डी जेल से बाहर आता है, तो जेल से बाहर आने के बाद कुछ महीने के बाद 8 नवंबर 2023 को 1 जून को बाहर आता है और तकरीबन 5 महीने के बाद 8 नवंबर 2023 को जब इलेक्टोरल बॉन्ड दोबारा 2023 वाला खुलता है, उस वक्त 35 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर के नाम से इसने खरीदा और भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया। यानी 40 करोड़ रुपए इस केस के दरमियान 2022 में गिरफ्तारी के बाद से लेकर रिहा होने के बाद तक, यानी 2023 के इलेक्टोरल बॉन्ड्स तक इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसने पैसे दिए, दूसरों को भी दिए हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी को इसने कोई पैसा दिया है, इसका कोई सबूत ये व्यक्ति अब तक दे नहीं पाया है। एक भी सबूत नहीं दे पाया है, ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देने का और ना ही कैश में पैसा देने का। बस बात कर रहा है कि पैसे दिए, और उसकी कही हुई बात पर अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला आता है कि इसने कुल कितने पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया कि इसने कुल 62 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और 62 करोड़ रुपए में जैसा कि मैंने 40 करोड़ रुपए आपको बताया, दरअसल वो 40 करोड़ एक सर्टेन पीरियड का है, यानी गिरफ्तारी के बाद से लेकर 2023 तक का। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि 44.5 करोड़ यानी 44.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कुल मिलाकर शरत रेड्डी की कंपनियों ने बीजेपी को दिए, 15 करोड़ रुपए भारत राष्ट्र समिति को दिए और 2.5 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को दिए। यानी केसीआर और के कविता की पार्टी को 15 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इसने दिए हैं। अब सवाल उठता है कि जिस राज्य में जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, जो बड़ा कारोबार करता है, यह कोई नई बात नहीं है कि उसने उस पार्टी को पैसे दिए। जब बिहार झारखंड नहीं बटा था तो पुराने जमाने के नेता चुनाव लड़ने के लिए जमशेदपुर की दौड़ लगाते थे, पूर्वांचल से लेकर बिहार तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। और आज के जमाने में झारखंड में कैसे चुनाव होता है और कैसे जमशेदपुर में हाथ फैलाया जाता है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो व्यवसायी व्यवसाय कर रहा है, स्वाभाविक है उसने किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को गुनाह तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके पहले उसने बीजेपी को दे, वो केसीआर की पार्टी को दे, और फिर वो किसी और को दे, चंद्रबाबू नायडू को दे, या उसकी मर्जी। जैसे ईडी की मर्जी है, ईडी किसी को गिरफ्तार करे, वो ईडी की मर्जी है। किसी से कोई अप्रूवर बनाकर किसी के खिलाफ बयान दिलवा दे, वो ईडी की मर्जी है। और इसी गिरफ्तारी के दौर में शरत रेड्डी की गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल तक पुलिस पहुंची। शरत रेड्डी ने क्या कहा? शरत रेड्डी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 100 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा दिए गए, कैश में दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि जो पैसा कथित तौर पर कैश में दिया गया, जिस मामले में कोई सबूत ही नहीं मिल सकते और वो व्यक्ति सच कह रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस आधार पर एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को क्यों तंग किया जा रहा है? वो अभी चुनाव के वक्त, जहां लिखित सबूत है कि उसने पैसे दिए, और मौजूदा दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा खाका जब अब धीरे धीरे खुल रहा है, एक एक अल्फा न्यूमेरिक बॉन्ड सामने आ गए हैं। उसमें भी तकरीबन कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक दौर में 400 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा किसने दिया, स्टेट बैंक ने जो डेटा दिया है बताया है कि पता ही नहीं है किसने दिया। बस उसको लिख दिया गया है कि ये पैसे आए, सोर्स नॉट डिस्क्लोज, यानी उसके सोर्स का आता पता नहीं है। तो हालात यह है कि मौजूदा दौर में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, किस व्यक्ति की निशानदेही पर? शरत रेड्डी की गिरफ्तारी पर। मनी ट्रेल, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि इस मामले में मनी ट्रेल प्रूफ नहीं हो पा रहा है, बावजूद गिरफ्तारी हो रही है और जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन मनी ट्रेल तो साफ दिख रहा है कि 44 करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी की तरफ गए, शरत रेड्डी की तरफ से। फिर उस मनी ट्रेल पर क्या कोई कार्रवाई होगी? यह सवाल मौजूदा दौर में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रतिद्वंदी पार्टी है, चुनाव में एक दूसरे का मुकाबला कर रही पार्टी है।
और एक दूसरे का मुकाबला जब दोनों पार्टियां कर रही है तो राजनीतिक फायदे के लिए तो कहीं ये खेल नहीं खेला जा रहा है कि एक पार्टी को खत्म कर दिया जाए। चुनावी मौसम में याद कीजिए इमरजेंसी का भी दौर, जब इंदिरा गांधी ने 19 महीने तक इस देश के समूचे विपक्ष को सलाखों के पीछे डाल रखा था, लेकिन जब चुनाव करीब आ गया, इमरजेंसी में ढील दी गई और लोकसभा को भंग कर दिया गया, उसके बाद तत्काल तमाम विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया गया और खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी गई और खुली हवा में जाकर के चुनाव प्रचार करने की भी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटे और उसने इंदिरा गांधी को हराया भी था। लेकिन आज की तारीख में 56 इंच की छाती वाला सत्ता पक्ष इतना डर गया है, एक अकेला सब पर भारी का नारा लगाने वाला सत्ताधीश इतना डर गया है कि मौजूदा दौर में सत्ता के खिलाफ जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो भी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसे तहस नहस करने की प्रक्रिया में तमाम मर्यादाएं लांघ दी जाए। जिस मामले में कोई सबूत ना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, उस मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए। पहले उप मुख्यमंत्री को दिनेश अरोड़ा की निशानदेही पर सांसद संजय सिंह के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया जाए। ये हालात इस देश में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इस मामले के पूरे खेल को समझे तो क्या कहता है शरद रेड्डी की गवाही, क्या कहती है? जब वो सरकारी गवाह वो व्यक्ति 1 जून 2023 को बन गया तो क्या कहा उसने? जो बयान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उसमें उस व्यक्ति ने ईडी को कथित तौर पर बताया, या यूं कहे ईडी ने उगलवाया कि के कविता ने मुलाकात कराई अरविंद केजरीवाल से, कुछ और लोगों से, उनके करीबी विजय नायर से, और तब दिल्ली के एक इलाके में जाकर कैश में पैसा दिया गया। बड़ी अजीब बात है, दिल्ली में कोई व्यक्ति कैश में 100 करोड़ के करीब रुपए लेकर आया और एक पार्टी जो सत्ता में है उसको दिल्ली के किसी कोने में जाकर के पैसा दिया और उसके बारे में कोई सबूत वो देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि वो 100 करोड़ रुपए कहीं से तो निकाले होंगे। जब वो दवा का काम, जब वो लिकर का काम कर रहा है, इसी लिकर के मामले में झारखंड के एक व्यवसायी को झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के इलाके में 350 करोड़ रुपए के मामले में कैश के साथ बीजेपी ने और ईडी ने पकड़ने का काम किया। बीजेपी के इशारे पर पकड़ने का काम ईडी ने किया और चूंकि उसका एफिलिएशन कांग्रेस से था, तो जब एफिलिएशन उसका कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई। सवाल यह है कि वो व्यक्ति जब दिल्ली तक पैसा लेकर आया तो क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम करने वाली, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में काम करने वाली दिल्ली पुलिस सो रही थी कि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए दिल्ली की सीमा में लेकर के आ गया अवैध तरीके से और वो ले जाकर दिल्ली में किसी को दे रहा है और वो पैसा अनअकाउंटेड है, किसी बैंकिंग सिस्टम में नहीं है? सवाल सबसे पहले इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे दिल्ली पुलिस पर उठता है कि 100 करोड़ रुपए दिल्ली के बॉर्डर के अंदर कैश में कोई एक व्यक्ति लेकर आ गया, किसी को दे दिया और पता तक नहीं लगा। ये अजीब सी परिस्थिति इस दौर में है क्योंकि भारत की राजनीति अब चुनाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका है और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने की वकालत की। तो इस हालात में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कही गई बातों के आधार पर, बिना सबूत के कही गई बातों के आधार पर और उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों के आधार पर जो व्यक्ति खुद भारतीय जनता पार्टी को 44 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है, उसकी कही बातों के आधार पर दिल्ली में एक एंटी बीजेपी अलायंस के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, आम आदमी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार कर लिया जाए, यूं कहें कि पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया जाए। इस माहौल को, इस परिस्थिति को बनाने के लिए ईडी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में बड़ी उम्मीद थी कि आखिर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल से शासन कैसे चलाएगा। इसको लेकर भारत के संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं को पर सुप्रीम कोर्ट की निश्चित तौर पर नजर होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अदालत में मामला गया
चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि संजीव खन्ना, बेला त्रिवेदी और MM संद्रेश 3 जजों की बेंच में मामला जाएगा, जहां आमतौर पर ऐसे मामले सुने जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी इसमें वकील थे, वो इस मामले को वहां लेकर गए। लेकिन उसके ठीक पहले के कविता, जिनकी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले दिल्ली में इसी शराब नीति के मामले में BRS पार्टी की नेता और KCR की बेटी की जो गिरफ्तारी ईडी ने की, उनकी जमानत पर सुनवाई हुई और इसी बेंच ने कह दिया, बिल्कुल इन्हीं 3 जजों की बेंच ने कह दिया कि के कविता को प्रोसीजर से आना होगा। प्रोसीजर क्या? पहले वो ट्रायल कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए और तब वहां से न्याय न मिले तो यहां आए। यह प्रक्रिया तो मनीष सिसोदिया कई बार अपना चुके, क्या उन्हें न्याय मिला? संजय सिंह अपना चुके, क्या उन्हें न्याय मिला? वो दोनों अब भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने तो कोर्ट में यहां तक कहा था कि यह मामला ट्रायल पर आ गया तो 2 दिन नहीं टिकेगा, कोई मनी ट्रेल इसमें प्रूफ नहीं हो रही है। लेकिन बावजूद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। कुछ दिनों पहले की बात है, 2 से 3 दिनों पहले की, झारखंड के मामले में, जिसमें इसी बेंच ने, इन्हीं 3 जजों की बेंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की जमानत की अर्जी जब इनके सामने आई तो सीधे सीधे वही प्रक्रिया कही जो प्रक्रिया आज के कविता को कहा गया, यानी पहले ट्रायल कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, फिर आइए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करते अभिषेक मनु सिंघवी? उन्होंने पिटीशन विड्रॉ कर ली। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन निराशा हाथ लगा ली जाए, या वही बात कही जाए जिस बात को 2 मामलों में कहा गया है। प्रेम प्रकाश का मामला, जिस मामले में हेमंत सोरेन अभी जेल में है, प्रेम प्रकाश उनके सहयोगी रहे। प्रेम प्रकाश अगस्त 2022 से झारखंड के उसी मामले में गिरफ्तार है जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। प्रेम प्रकाश के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि PMLA का सेक्शन 45 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, जिसे हिंदी में जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, उसका सीधा उल्लंघन करता है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? प्रेम प्रकाश को जमानत नहीं दी गई, मामला अप्रैल के अंत तक के लिए टाल दिया गया। यह मौजूदा दौर में न्यायपालिका के अंदर हो रहा है। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल से कैसे शासन चलाएगा, सवाल उस पर उठे हुए हैं। मनी ट्रेल जो इस कथित शराब घोटाले के मामले में ढूंढने की कोशिश हो रही है, वहां तो अब तक प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्रूफ हो रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा यानी 44 करोड़ के करीब रुपए उस व्यक्ति ने जिसने केजरीवाल को फंसाया उसने बीजेपी को दिए। यहां तो किसी सबूत की जरूरत नहीं है, यहां तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की स्थिति है। यहां सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, स्टेट बैंक के द्वारा दिए गए डेटा से है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। लेकिन तब भी उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में जहां जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात कही जाती है, उस न्याय व्यवस्था की चक्की में आम आदमी पार्टी पिस गई है। उस न्याय व्यवस्था की चक्की में आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिसने के लिए पिछले 24 घंटों से है। और उस न्याय व्यवस्था के दौर में, मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही है। चुनाव आयोग को भी उस न्याय व्यवस्था का ही अंग हम मानेंगे, क्योंकि चुनाव शुरू होते ही, आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग की शक्तियां एक अर्ध न्यायिक शक्ति में तब्दील हो जाती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाती है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? राहुल गांधी 30 लाख नौकरियों की बात करें तो कांग्रेस में पोस्टर ना लगाए, यह बात कही जा रही है। यही चुनाव आयोग है भारत का। न्यायपालिका से एक पार्टी को न्याय नहीं मिल रहा है। कई मुख्यमंत्री लाइन में हैं, 2 मुख्यमंत्री जा चुके, जेल जा चुके, और इन सारी परिस्थितियों के बीच दिल्ली का यह मामला कहां पहुंचेगा कोई नहीं जानता। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि उस ताकत को दबाने के लिए सत्ता तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी और सत्ताधारी दल तमाम तरह कि वो हथकंडे सत्ता की ताकत के माध्यम से, सत्ता की धौंस के माध्यम से आजमाने की कोशिश करेंगे। ये इस देश के आम लोगों को भी दिखाई दे रहा है, जनता को भी दिखाई दे रहा है। और शरत रेड्डी
जिसकी निशानदेही पर केजरीवाल जेल गए हैं, उनके गृह राज्य में भी दिखाई दे रहा है कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो इस पूरे खेल को अगर समझने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि जिस मामले में पैसा दिया गया और गिरफ्तार किया गया, दरअसल उसमें पैसे देने का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कही गई बातें हैं। जब तक सबूत नहीं आता तब तक इसको हम कही गई बातें ही मानेंगे। लेकिन जहां सबूत है और जिस पार्टी के पक्ष में है, वो पार्टी मौजूदा दौर में केंद्र की सत्ता में है और ईडी उसके इशारे पर काम कर रही है। इस देश के लोगों को अब ये बात बखूबी पता है, और जब ये बात जनता को पता है तो चुनाव का नतीजा किधर जाएगा, इस बात से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। तो इंतजार कीजिए, अमृत काल के इस दौर में मनी ट्रेल के सहारे चलने वाली डेमोक्रेसी का मजा लीजिए, क्योंकि मजा लेने के सिवा आपके पास, इस देश की जनता के पास फिलहाल दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।